नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिक महाद्वीप से संबंधित। ये वही अंटार्कटिक महाद्वीप जो कि एक अनूठा और महत्वपूर्ण द्वीप है, जो कि पृथ्वी की न सिर्फ प्राकृतिक बल्कि वैज्ञानिक संपत्ति में भी अभिवृद्धि करता है। इसके अगर क्षेत्र की बात करें तो लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। दक्षिणी ध्रुव पर यह लगभग स्थिति है इसकी, और सबसे ठंडे और सबसे शुष्क क्षेत्रों में यह माना जाता है। 98% इसका हिस्सा बर्फ से ढका है, और इसमें अगर बर्फ की औसत मोटाई की बात की जाएगी तो लगभग 1.9 किलोमीटर जो बर्फ है उसकी औसत मोटाई यहां पर मानी जाती है। यहां की इतनी कठोर पारिस्थितिकी की कंडीशन है, फिर भी यहां पर कुछ अद्वितीय जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें पेंगुइन भी शामिल है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। अंटार्कटिक में ही अब इसी क्षेत्र में कुछ इसके महत्ता के कारण, यहां पर होने वाली जैव विविधता के कारण इसके संरक्षण को लेकर विश्व भर में प्रयास हुए। उस प्रयास के तहत एक संधि हुई, और उसी संधि के तहत एक पार्लियामेंट, एक बैठक भारत में आयोजित हो रही है। इसलिए पूरा का पूरा ये संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इसी पे हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को। हमारा शीर्षक है अंटार्कटिक पार्लियामेंट, जो कि कोच्चि में आयोजित हो रहा है। कोच्चि अर्थात भारत में आयोजित हो रहा है, इसलिए हमारे परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है। चर्चा के बिंदुओं के अंतर्गत बात खबर की कि हमने चर्चा में क्यों है, ये बात हमने आपको बताई। अंटार्कटिक संधि है क्या, उस बात को समझेंगे। साथ ही अंटार्कटिक और भारत की इसमें क्या भूमिका है, भारत के लिहाज से ये कैसे महत्वपूर्ण है, या इससे पहले अब तक क्या इतिहास रहा है वो भी देखेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों प्रश्न पत्रों के लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करेंगे। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से है। अंटार्कटिक पार्लियामेंट मीट्स इन कोच्चि, व्हाट्स ऑन द टेबल। तो ये कोच्चि में आयोजित हो रहा है, इसलिए भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, 20 और 30 मई के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है, तो कोच्चि में आयोजन किया जा रहा है। ACTM अर्थात अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह 46वीं बैठक है, अंटार्कटिक संधि पर परामर्श बैठक है, और इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। इस लिहाज से एक पूरा का पूरा जो संदर्भ है वो चर्चा में बना हुआ है। साथ ही आप देखें इसको कौन इसमें सहायता कर रहा है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र अर्थात NCPOR। NCPOR की बात करेंगे तो नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशन रिसर्च। अब इनके माध्यम से यह बैठक हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि CEP अर्थात पर्यावरण संरक्षण समिति की भी 26वीं बैठक का आयोजन यहां पर हो रहा है इसके साथ। इस लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। दरअसल अंटार्कटिक में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षा के लिए ACTM को सलाह देने का काम यह पर्यावरण संरक्षण समिति अर्थात CEP करती है। तो उसकी भी 26वीं बैठक इसके साथ साथ आयोजित हो रही है। इसलिए पूरा का पूरा ये 20 से 30 मई का जो टाइम है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, भारत के लिहाज से भी, आपकी परीक्षा के लिहाज से भी। तो चर्चा में होने का कारण यह है। अब क्या है अंटार्कटिक संधि परामर्ष बैठक अर्थात ACTM, इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये एक प्रकार की संधि है जो कि अंटार्कटिक के जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। तो अंटार्कटिक संधि के नाम से इसको जानते हैं, और ये शीत युद्ध के दौरान इस संधि पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए थे। जिस समय इस पर शीत युद्ध के दौरान हस्ताक्षर हुआ उस समय देशों की संख्या थी 12। उन 12 देशों का नाम आपको यहां पर दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की जो सीमा है, अर्थात भू राजनीति को लेकर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा का शिकार यह क्षेत्र न बने, इस लिहाज से एक समझौता किया गया कि इस क्षेत्र को नो मेंस लैंड के रूप में सभी लोग नामित करेंगे, स्वीकार करेंगे कि यहां पर कम से कम भू राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिहाज से यह क्षेत्र शिकार ना हो, वहां पर किसी प्रकार का ऐसा अतिक्रमण ना हो जो यहाँ के जो पर्यावरण है, यहाँ के जो विलक्षण जीव जंतु हैं उनकी रक्षा जिससे हो सके, उनको किसी प्रकार की क्षति ना हो। 1 दिसंबर 1959 वो दिन था जब 12 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वो 12 देश कौन कौन थे, तो नीचे देखिए आप। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, USSR और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वो 12 देश थे जिन्होंने 1 दिसंबर 1959 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया कि अंटार्कटिक का जो क्षेत्र है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, नो मेंस लैंड के अंतर्गत इसको माना जाएगा, नामित किया जाएगा। संधि पर की जो शर्तें थी वो शर्तें लागू हुई 1961 से, और भारत भी इसमें शामिल हो गया था। भारत कब शामिल हुआ, तो 1983 में भारत भी शामिल हुआ, और 56 देश अब तक इसमें
शामिल हो चुके हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब तक शामिल होने वाले देशों की संख्या 56 है। 2022 में भारत ने इस दिशा में अंटार्कटिक अधिनियम भी लागू किया, ये दिखाने के लिए कि जो अंटार्कटिक संधि है उसके प्रति भारत भी प्रतिबद्ध है। अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के भारत ने भी 2022 में इस प्रकार अंटार्कटिक के बारे में भारत ने अपना पहला घरेलू कानून बनाया। ये हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिक के क्षेत्र में कोई भी भारत की तरफ से अगर वैज्ञानिक दल जाएगा, किसी भी प्रकार का अभियान होगा या कोई व्यक्ति जाएगा या पर्यटन होगा, तो उसके लिए भारत के अंदर भी एक कानूनी ढांचा होगा। तो ये भारत ने 2022 में एक प्रकार से अंटार्कटिक जो संधि है उसमें भारत जब 1983 में सम्मिलित हो गया तो उसकी प्रतिबद्धता की तरफ दिखाता हुआ एक कदम है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और बैठक 1961 से लेकर 94 तक का जो समय था, अर्थात 1961 से 1994 तक की जो बैठक होती थी वो 2 वर्ष में एक बार होती थी। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 1994 के बाद से इसकी वार्षिक बैठक होती है और उसी वार्षिक बैठक का जो क्रम है वो अब तक बना हुआ है। तो आप याद रखेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इस संधि का उद्देश्य क्या है इसको आप समझ लें। कोई भी संधि होती है तो उस संधि के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव जो मीटिंग हो रही है, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो अंटार्कटिक का क्षेत्र है उस क्षेत्र में शांतिपूर्ण उद्देश्य हमारा है कि हम सब मिलके इस क्षेत्र में एक शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकें और किसी भी प्रकार का जो मिलिटराइजेशन या सैन्यीकरण होता है या किलेबंदी होती है उसकी अनुमति यहां नहीं दी जाती है। इस प्रकार की ये ट्रीटी है और इस ट्रीटी पर हस्ताक्षरकर्ता जितने भी देश हैं उन हस्ताक्षरकर्ता देशों को यह कहा जाता है कि आप यहां पर अपनी वैज्ञानिक जांच कर सकते हैं, अर्थात एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वैज्ञानिक खोजों के लिए यह मंच खुला हुआ है। इसके माध्यम से आप यहां पर इस प्रकार के जो इन्वेंशन का काम है, वैज्ञानिक खोज का काम है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो वैज्ञानिक कार्यक्रम योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप साझा करिए, वहां वैज्ञानिक खोजें करिए, वहां पर आवश्यक सहयोग करिए, एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो शेयर करिए। लेकिन इस प्रकार के कामों के अलावा किन प्रकार के कामों पर प्रतिबंध लगाया गया, वो है आप इस क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षण जैसी गतिविधि के लिए नहीं कर सकते हैं। साथ ही रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट होते हैं उनको डंप करने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों के लिए, विशेष रूप से रेडियोधर्मी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निपटान को प्रतिबंधित करती है यह ट्रीटी। और साथ ही यह भी है कि यह संधि अंटार्कटिका में, अगर हम बात करें कि कोई एक रोड मैप है, कोई एक गाइडलाइन है, तो हम कह सकते हैं कि यह संधि अंटार्कटिका के क्षेत्र में सभी प्रकार के गवर्नेंस और एक्टिविटी का एक आधार का काम करता है, ये एक बेस का काम करता है। तो इस लिहाज से भी इसका विशेष महत्व है। ये इसके उद्देश्य थे। अब अंटार्कटिक और भारत को जरा देख लें कि भारत का क्या सफर रहा है इस क्षेत्र में। तो देखिए, भारत 1983 में इस संधि से, अंटार्कटिक संधि में एक सलाहकार पार्टी, कंसल्टेटिव पार्टी के रूप में शामिल हुआ था और 56 देशों में से 29 देश ऐसे हैं जिनको इस प्रकार का दर्जा मिला है। अब इस प्रकार का दर्जा मिलने का मतलब यह होता है कि इस ट्रीटी में भारत उन देशों में सम्मिलित है जिनको कि किसी भी प्रमुख निर्णय में अपना मत देने का अधिकार मिला हुआ है। तो एक प्रमुख दर्जा है, किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो उसमें भारत को भी मतदान का अधिकार है और इस प्रकार का अधिकार 56 में से 29 देशों को मिला हुआ है। अब देखिए, दक्षिणी गंगोत्री नाम का पहला भारत ने इस क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था 1983 में। और पहला अनुसंधान केंद्र जो है ये जब स्टेबल हुआ उसके बाद 1990 तक संचालित होता रहा। उसके बाद दूसरा अनुसंधान केंद्र जो है वो मैत्री 1989 में स्टैब्लिश किया गया इसी क्षेत्र में। और आप देखेंगे शिरमाकर ओएसिस का जो एरिया है वहां पर यह स्थापित किया गया। अब शिरमाकर ओएसिस की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि ये शिरमाकर ओएसिस लगभग 34 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये पूर्वी अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यहां पर लगभग 100 या 100 से अधिक जो है झीलें आपको दिखाई देंगी। और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये अंटार्कटिक मरु उद्यानों में से एक है। और इसमें इसी के पास आप देखेंगे जहां पर ये मैत्री स्थित है, जो अनुसंधान केंद्र जो स्थापित किया गया है, इसकी स्थिति आप देखेंगे तो जो दक्षिणी गंगोत्री है उससे 90 किलोमीटर, और यहीं पर रूस का अनुसंधान केंद्र भी है जिसको नोवोजेरेव्स्काया नाम से जाना जाता है, उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर मैत्री ये जो अनुसंधान केंद्र है 1989 में स्थापित किया गया था। ये अभी भी चालू कंडीशन में है, जबकि दक्षिणी गंगोत्री जो था वो 1990 में इसका संचालन बंद हो गया था। तीसरा जो है वो भारती नाम का है केंद्र, अनुसंधान केंद्र 2012 में स्थापित किया गया और मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में प्रिड्ज खाड़ी है उसी के तट पर इसको स्टैब्लिश किया गया।
बेसिकली जो तीसरा अनुसंधान केंद्र है इसका काम समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है और इसरो द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है विशेष रूप से भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा प्राप्त करने के लिए। भारतीय का जो स्थापना है, भारतीय की स्थापना 2012 में हुई थी, उसका इस्तेमाल इस कार्य के लिए किया जाता है। अब देखिए वर्तमान में जो 46वीं ACTM की बैठक जो भारत में इसकी जो संसद के रूप में जो हो रही है बैठक, अगर हम कहें अंटार्कटिक ट्रीटी कंजर्वेटिव मीटिंग जो ACTM का 46वां सत्र है, कोच्चि भारत में आयोजित हो रहा है, तो उसका क्या एजेंडा है, उस एजेंडे पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए 20 से लेकर 30 मई के बीच में यह आयोजित होगी कोच्चि में, और यहां पर किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा, तो अंटार्कटिका और उसके संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए कुछ रणनीतिक योजनाएं बनाई जाएंगी, साथ ही कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कुछ विधिक व्यवस्था के बारे में भी विचार किया जाएगा कि यहां पर कुछ कानूनी ढांचे को बनाया जाए जिससे कि व्यवस्थाएं और बेहतर ढंग से चल सके। जैव विविधता की खोज के लिए निरीक्षण तथा सूचना डेटा का आदान प्रदान बेहतर हो सके, इस लिहाज से भी प्रयास किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो जलवायु परिवर्तन है या ग्लेशियरों के अध्ययन है या जीवाश्म विज्ञान आप कह लें या भूविज्ञान संरक्षण कह लें, खगोलीय अध्ययन कह लें, उन क्षेत्रों के लिए यह क्षेत्र काफी महत्व रखता है। तो इस लिहाज से जैव विविधता की खोज के लिए उसके निरीक्षण और सूचना डेटा के आदान प्रदान के भी ऊपर भी ध्यान केंद्रित होगा। अनुसंधान को कैसे बढ़ावा दिया जाए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कैसे हो, सहयोग कैसे बढ़ावा दिया जाए, और साथ ही क्षमता का निर्माण कैसे और बेहतर तरीके से हो सके, इन बातों पर भी ध्यान केंद्रित होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करना कि जलवायु परिवर्तन के अगर प्रभाव की बात करें तो जहां पर ज्यादा ग्लेशियर होंगे वहां पर इसका अध्ययन बेहतर तरीके से हो सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि 1.9 किलोमीटर यहां पर जो ग्लेशियर से उसकी औसत मोटाई है, तो यहां पर उसके बेहतर अध्ययन और परिणामों को मापा जा सकता है, तो इस चीज पे भी ध्यान केंद्रित होगा। पर्यटन ढांचे का विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना, यह इसका कुछ प्रारंभिक लक्ष्य है, कुछ एजेंडा है जिस पर कि यह पूरी की पूरी ये पार्लियामेंट की जो बैठक है वो केंद्रित होगी। तो ये इसके कुछ मुख्य बिंदु थे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होती है कि इसका सही और सटीक जवाब दे। तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि अंटार्कटिक संधि पर परामर्श बैठक का आयोजन कहां किया जा रहा है, भुवनेश्वर, कोच्चि, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।